बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मिस, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, और आपका करंट डेजिग्नेशन, और आप किस बैच से पास हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कंदील फातिमा मेमन है और आई एम एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, PAS। मैंने CSS किया था 2017 में और आई एम करेंटली पोस्टेड एज एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू, ADCR रहीमिया खान। सही। मेरा 46 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 42nd स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सही। और मिस, आपका बिफोर CSS एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। मैंने बेसिकली BS किया है एक्चुअल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में और उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस किया है कराची में। IOBM है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वहां से। सही। तो आपको डे वन से ही, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जो है, आपने डिसाइड कर लिया था कि मैंने CSS ही करना है, या कोई और जर्नी स्टार्ट करनी है, तो क्या था वो। अच्छा, बेसिकली आई वाज नॉट मच अवेयर ऑफ CFS। मुझे कुछ ज्यादा शौक भी नहीं था और ना ही मुझे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। सही। मैं एक्चुअल साइंस में, क्योंकि आई वाज वेरी गुड विथ न्यूमेरिकल्स, तो मैं उसमें बहुत खुश थी कि मुझे अपनी वो नंबर्स और स्टैट्स और इस तरह की फील्ड मैंने चूज की है और मुझे इरादा भी यही था कि आगे मैंने कंटिन्यू उसी में करना है। सही। लेकिन ये था कि आई थिंक फेट, things there are things that are not in your hands and there are things that are decided by Allah. तो सही। बस वो करते कराते I just landed in this field. और फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर होता था, या मोटिवेट किया जाता था, या कोई इससे हट के। um, Basically मेरे फादर whom I lost a year back, उनका बहुत जो है रोल है इस पूरी मेरी जर्नी में। सही। उनको शुरू से ही जो था ना, वो शौक था कि मैं CSS करूं। आई वाज वेरी स्टूडियस, तो उनको होता था कि ये पढ़ती अच्छा है तो CSS पास कर ले। सही। उन्होंने बहुत जो है वो ट्राई किया कि जब मैंने ग्रेजुएशन अभी करने लगी थी तो उन्होंने कहा कि बस ग्रेजुएशन करते ही और एग्जाम दे देना। फिर जब मैंने MBA में एनरोल कराया तो भी कह रहे थे कि MBA बाद में करती, पहले CSS कर लेती। तो उनका बहुत शौक था। तो उनके शौक को मद्देनजर रखते हुए और उनके शौक को पूरा करने के लिए मैं इस चीज में मैंने जंप इन किया था। उसके सही। बाद जो है जर्नी में मुझे मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया। सही। एग्जाम्स देने की प्रिपरेशन में, एग्जाम्स देने के दौरान, फिर क्लियर कर लिया तो फिर इंटरव्यू के दौरान और ट्रेनिंग में। तो एक होता है कि आप इंडिविजुअल, आपका एफर्ट नहीं होता, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड, आपकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो आपको वहीं से आ रही होती है। देयर आर टाइम्स जब आपको लगता है शायद नहीं होगा, उन टाइम्स में भी आपको अब आपकी फैमिली ही मोटिवेट कर रही होती है। तो एज सच प्रेशर नहीं था, बट हाँ, सपोर्ट बहुत ज्यादा था। तो मिस, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, सेकंड में या थर्ड में। मेरा बेसिकली सेकंड अटेम्प्ट था। सही। फर्स्ट में मेरे मेरा एक ही सब्जेक्ट रह गया था, वो 9 मार्क्स से था। सही। प्रेसी में बेसिक पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 40 होते हैं और मेरे 31 थे। तो सही। मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थी और जब ये मैंने फेल किया तो माशाल्लाह। मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे हैरत हुई कि मैं वैसे तो मैं अच्छा खासा पढ़ती हूँ, इसमें पता नहीं मुझे किस तरह इन्होंने फेल कर दिया। उस सही। गुस्से में मैंने दोबारा अगला ही फौरन अटेम्प्ट दिया था। सही। और मिस, आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले आपको देखना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड किसमें है, आपने ग्रेजुएशन किसमें की है, या आपने इनिशियली जिसमें आपको स्ट्रेंथ हो वो सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छी थी, अच्छी हूँ, तो मैंने अकाउंटिंग लिया था, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और क्योंकि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है और उसके अलावा मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आप अच्छे हो, पहले तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाओ। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने रखी ही कैटेगरी इस तरह की ग्रुपिंग की हुई है कि आपको हर अपनी मर्जी का सब्जेक्ट नहीं मिलता, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो सब्जेक्ट भी लेने पड़ेंगे जो कि शायद आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आप पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखो, आप अपना बैकग्राउंड देखो, उसके बाद आप देखो कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट डुएबल है। सही। सिलेबाई हर सब्जेक्ट के जो है वो पढ़े हुए हैं। वो सब सिलेबस उठाएं, उसमें आप देखें कि आपके लिए क्या चीज आपके हिसाब से इजी है, आप कर सकते हो। आप उस पे मेहनत करो और आपको लगता है उसको 5 ऊपर निकालो, आपको लगता है कि
ठीक है थोड़ी बहुत या मेहनत करने से मुझे वो चीज आ जाएगी, तो फिर आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंफर्म करो। सही। स्टार्ट में आपको जो देखना होता है ना, वो ये भी देखना होता है कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या आ रहा है। बहुत सारे सीएसएस के जो है ना, वो एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो किस ईयर में हिट हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट जो है किस ईयर में इजी था स्कोरिंग के लिए। जी तो जी। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारे एनालिसिस इंटरनेट पर ऑलरेडी हुए हुए होते हैं, जो कि वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने सालों साल से जो है वो या पढ़ा रहे हैं या डीएमसी देखी है लोगों की। और उनको अंदाजा होता है कि किस ईयर में कौन सा सब्जेक्ट हुआ था, किस ईयर में कौन सा सब्जेक्ट ने स्कोर अच्छे दिए थे लोगों को। वो सही। सारी चीज आप देख के और फिर अगर आप डिसाइड करोगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन अच्छी और बेहतर हो। बिल्कुल। और मिस, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं, अक्सर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे होते हैं कि सर कैसे टाइम मैनेज करें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि टाइम पर सब्जेक्ट मैनेज करना चाहिए या दो सब्जेक्ट्स को लेके चलना चाहिए? आप कैसे, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए हर किसी की ना इसमें स्ट्रैटेजी अपनी होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रैटेजी है, और आपको वो स्ट्रैटेजी चूज करनी है जो कि आपके रूटीन के, आपके घर के माहौल और सारी चीजों से, आप अगर नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे एडजस्ट। इस ये सवाल हर जो मेंटोर होता है वो डिफरेंट उसका जवाब देता है। मेरे बिल्कुल। हिसाब से जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं सुबह उठ के पहले तो मैं अखबार पढ़ती, एक से दो अखबारें पढ़ ली, डॉन हो गया, ट्रिब्यून हो गया, तो एक दो अखबारें पढ़ ली, तो आपको दिन का पता होता था कि क्या चल रहा है दुनिया में। अगर आपको करंट अफेयर्स में कहीं नोट करना है, कहीं कोट करना है, या करंट आपको अपने नोट्स में वो चीज लिखनी है, तो आप वो चीज कर सकते हो। उसके बाद दिन में मैं एक प्रेस सी पास पेपर से जरूर करती थी। वो बेशक मैं 2 दिन 3 दिन बाद जो मेरे मेंटोर थे उनसे मैं चेक कराऊं, लेकिन दिन में एक प्रेस ही मैं लिखती जरूर। सही। और बाकी जो मेरा टाइम होता था वो ऑब्वियसली विद ब्रेक्स एंड नमाज और खाना और ये सारी चीजें इंक्लूड करके, बाकी का जो मेरा टाइम होता था वो किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस होता था। तो मैं सही। प्रेसी और अखबार जो है वो साथ साथ लेके चलती थी रोज के बुनियाद पे, और बाकी का जो टाइम है मैं एक ही सब्जेक्ट पे लिखती थी। सही। मेरे लिए ये होता था कि मुझे एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करना है, तो नोइंग माई स्ट्रेंथ इन इट, मैंने अगर 3 दिन उसका डिसाइड किया कि 3 दिन मैं करूंगी और 3 दिन में मैंने पूरा टाइम इसी को देना है, तो चौथे दिन मैं एक बफर का डे रखती थी जिस दिन मैं पांच पेपर्स देखती थी, जिस दिन मैं चीजें हल करती थी, उसकी रिवाइज करती थी, कुछ चीज अगर मुझे समझ सही से नहीं आई तो मैं दोबारा उसको देखती थी। और सिमिलरली अगर जैसे कोई इस तरह का सब्जेक्ट है जैसे मैं आई एम नॉट वेरी गुड इन हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, लेकिन मेरा हिस्ट्री ऑफ यूएसए था, सही। क्योंकि उसका सिलेबस छोटा था, मुझे लगा कि वो मैं कर सकती हूँ। तो जब मैंने हिस्ट्री लिया तो उस वो मुझे कवर करने में 6 7 दिन लगे थे। उसके बाद मैंने एक दिन बफर का रखा था, बल्कि 2 दिन रखे थे ताकि मैं 5 पेपर्स देख सकूँ। तो हर किसी की स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल उसके रूटीन और उसकी फैमिली के जो सर्कमस्टांसेस है उनको देख के होती है। जब मैं दे रही थी तो तब आई डेंट हैव किड्स एट दैट टाइम, जी। तो मेरे लिए आसान था। और ना ही मैं आई वाजंट डूइंग एनी जॉब या मैं कहीं पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने एमबीए मेरा एक सेमेस्टर रहता था, लेकिन मैंने एग्जाम की वजह से उनको जो है उसको जो है वो सेमेस्टर ब्रेक पे थी मैं। तो मेरे लिए सारा फोकस टाइम इसी पढ़ाई पे था। लेकिन सही। लोग क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट जिम्मेदारियां होती हैं फैमिली की, फाइनेंशियल, तो वो बिल्कुल। अपने रूटीन को उस हिसाब से एडजस्ट करें। लेकिन ये है कि पंक्चुअलिटी और एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत जरूरी बिल्कुल ऐसे। अच्छा मिस, एक छोटा सा क्वेश्चन, वो ये कि आप क्या प्रेफर करेंगी कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी इज बेटर? है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी, सही। और वो मेरे फास्ट जो है ना वो फायदेमंद नहीं हुई थी। हालांकि मेरे सिर्फ 9 मार्क्स से मैं रह गई थी, लेकिन जब मैंने दूसरे अटेम्प्ट के लिए अकेडमी ज्वाइन की तो मैंने रियलाइज किया कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हर अपने जवाब को या हर अपने सब्जेक्ट को उस हिसाब से लिखना, उस जवाब को उस हिसाब से लिखना जिस हिसाब से आपका एग्जामिनर चाहता है कि आप लिखें। हम इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम जो है उसको लाइटली लेते हैं कि ठीक है हम पढ़ के और अपने हिसाब से जवाब दे देंगे। लेकिन बहुत छोटी चीजें होती हैं, मार्जिन देना, किस पेज से शुरू करना है, किस तरह करना है,
हेडिंग्स का किस तरह होगा, छोटी छोटी चीजें होती है जो कि अकेडमी सिखाती है, क्योंकि अकेडमी वाले इतने लोगों को बता चुके होते हैं और इतने उन्होंने जो है लोगों को सही समझाया हुआ होता है, तो उनको वो छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी चीजें आपको बताने में जो है वो होता है कि चलो हमारा स्टूडेंट पास कर जाएगा। लेकिन वो बज़ाहिर बहुत ही माइन्यूट सी चीजें होती हैं, लेकिन आपकी आंसर स्क्रिप्ट की पूरी जो लुक होती है उसको जो है फॉर्मेशन हर चीज में आपको बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल। आई वुड सजेस्ट ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट कि आप एक दफा अकेडमी जरूर ज्वाइन करें, इफ नॉट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो वो सब्जेक्ट जिनमें आपको लगता है कि आप वीक हो उसके लिए ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन जरूर करें और अपने आंसर्स जो है ना, आंसर्स स्पेशली एसेज और प्रेसिव जरूर करें। और ड्यूरिंग द प्रेप आप मिस स्ट्रेस कैसे हैंडल करती रही हैं और मोटिवेट कैसे रही हैं आप? अच्छा, मेरा होता है हर 3 4 बार जो है ना, मैं बाहर से कुछ जाके खाना, आई यूज टू डाइन आउट विद माय हस्बैंड या फिर मूवी देख ली। सही। तो थोड़ा सा पढ़ाई से ध्यान हटाने के लिए मैं घूम कर आ गई, थोड़ा सा आइसक्रीम खाने चले गए इस तरह। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने जहन को जो है ना वो काम रखें। आई लाइक टू ईट व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस में जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही होता और मैं बहुत ज्यादा खा रही होती हूँ, तो आप वो चीज करें जो कि आपको थोड़ा सा नर्व से काम डाउन करता है। I सही। used to call my at home and I used to sit with him, or I used to go to his place on Saturday. तो अ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने नर्व्स को कूल एंड काम रखूं ताकि मैं आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकूं, क्योंकि स्पेशली एक अटेम्प्ट के बाद जो है ना आप वैसे ही मोटिवेटेड होते हो कि मुझे फेल किया कैसे है हमें। तो वो चीज आपको वैसे पिंच कर रही होती है कि मैं तो अच्छा खासा स्कोर था और सिर्फ एक सब्जेक्ट में मैंने मुझे फेल किया है। तो वैसे ही आप मोटिवेटेड होते हो, स्पेशली मेरे लिए जो एक इम्पोर्टेंट दुआओं का और सपोर्ट का और मोटिवेशन का जो सोर्स थी ना, वो मेरे फादर थे, क्योंकि सही। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं करूँ। तो जब भी मैं थोड़ी सी ढीली पड़ती थी तो मैं उनसे बात करती थी या उनके पास चली जाती थी या उनको बुला लेती थी। तो वो जो एक आपको जो है ना वो फ्रेंड दे रहे होता है ना, जो कि इनविजिबल आपको होती है लेकिन आपको बहुत ही बूस्ट करी होती है, वो बहुत अहम थी मेरे लिए स्कूल गई। के वाले साहब ने आपको काफी मोटिवेट किया है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा मिस, थोड़ा सा सीएसएस के ऐसे पेपर के हवाले से कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसे देखिए, मैं जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको ये बात जरूर बताती हूँ कि ऐसे आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप लिखेंगे नहीं और लिख के चेक नहीं। छोटी सी चीजें हैं, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह होती है, अगर कोई आप चीज कोट कर रहे हैं तो किस तरह कोट करेंगे, आप उसको जो है उसका फ्लो पूरा आपका किस तरह होगा, पॉइंट्स किस तरह कनेक्ट करेंगे, आउटलाइन कैसे होगी, ये सारी हेडिंग्स नहीं होंगी, ये सारी चीजें आपको विथ प्रैक्टिस करनी। आपको शायद लग रहा हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है किसी भी टॉपिक के बारे में और अगर ऐसे आता है तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर है ना उसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेता। वो आपको बहुत ही जो है ना आपके नर्व्स को टेस्ट कर रहा होता है। दिन में दो दो एग्जाम हो रहे हो, 12 टोटल पेपर है और आपको चीजें याद है नहीं है, किस तरह काम करना है आपको। एसेस के लिए पहले तो टॉपिक्स में जिस तरह करती थी मैं, अगर अगर पॉपुलेशन है तो उसके मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखती थी और मैं हर महीने जो है ना नोट्स बनाए हुए थे हर अलग अलग टॉपिक। करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कोविड था या जो भी है बच्चों के लिए, तो उस चीज को हर इंडिविजुअल टॉपिक को इंडिविजुअली वो के फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हैं। वो इंटरनेट से निकालते हैं, किसी रिलायबल वेबसाइट से, रिलायबल सोर्स से, रिलायबल आर्टिकल से तो मेंशन करें। वो न्यूज पेपर से निकालते हैं तो वो लिखते हैं। लेकिन हर टॉपिक के लिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए अपना कोई भी पॉइंट प्रूव करें। सही। सिर्फ हवा में बातें जो है ना वो ऐसे आपको नहीं बात कराता, क्योंकि आपको अपनी बात सपोर्ट करने के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और एविडेंस की जरूरत पड़ती है, जो बिल्कुल। कि आप सिर्फ तब ही लिख सकते हो जब आपको उन चीजों के बारे में पता हो। तो मैं पिछले, अगर मैंने 10 पास पेपर्स निकाले तो उसमें मैं हेल्थ
से रिलेटेड जो सवाल आए थे उनको मैं अलग से लिखूंगी, उससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करूंगी। एजुकेशन से रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, इस तरह डिफरेंट मैं करती थी। और उनको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद भी करती थी, और क्योंकि मैं ऐसे इसकी प्रैक्टिस करती थी तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में उधर कोट करती थी, या अगर कोई कोटेशन है तो वो मैं लिखती थी। तो आपको बहुत सारी चीजें लिखने से समझ आ रही होती है, लिखने से याद हो रही होती है। आप जितनी दफा वो लिखेंगे, जितनी दफा वो दोहराएंगे, उतनी दफा आपके जहन में वो चीज पक्की होती जाएगी। सही है। उसके बाद सिर्फ लिखना काफी नहीं है आपको, एक तो मैं टाइम देके और टाइमर रख के और फिर मैं लिख रही होती थी। उसके बाद मैं चेक जरूर करा, किसी ऐसे बंदे से जिसका जो है ना वो एक अच्छा रिकॉर्ड रहा हो स्कूल से पास कराने का भी, और जो आपको सिर्फ आपकी तारीफ ना करे, आपकी खामियां आपकी गलतियां भी बताए कि कहाँ पे आप गलत कर। जो मेरे मेंटोर यहाँ, वो भी पीएस के सीनियर है हमारे, जो वो मुझे सिखाते थे, जितनी वो गलतियां निकालते थे और जितना वो पॉइंट आउट कर रहे होते थे, और वो हर तीसरे चौथे ऐसे या प्रेस पे मुझे रीडिंग लिख के और दे देते थे कि दोबारा करके, और फिर मैं वही चीजें दोबारा लिखती थी। उस चीज में ना मेरा जो एक राइटिंग फ्लो है ना वो बहुत बेहतर हो गया था। तो सही। आपको एक एक्सप्रेशन आपका बेहतर हो जाता है, आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती है, आपको समझ आ जाती है कि चीजों को किस तरह आपने लिख के और पेश करना है। तो द की टू पास ऐसे एंड प्रेसी का एग्जाम इज कि आप लिखें और उसकी चेक जरूर कराएं और उसके फीडबैक पर काम करें। सही। अच्छा मिस, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं या पास पेपर्स, ये कितना किरदार अदा करते हैं? बहुत ज्यादा, इनफैक्ट आप जितने पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है, कि वही बात होगी कि रिटन एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से सवाल आते हैं, और अपने आप को टाइम करके और फिर आप उनका जवाब देना शुरू करें। रही बात मॉक एग्जाम्स की, जितनी मैं एक अकेडमी से पढ़ी थी, लेकिन जितने तीन चार अकेडमीज के मॉक मॉक एग्जाम्स अनाउंस होते थे, तो मैं फीस देके और मैं जरूर जाती थी वो एग्जाम देने, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि आई वॉन्टेड टू टेस्ट माई एबिलिटी, कि मुझे समझ आती है चीजें, नहीं आती मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती। हर इंडिविजुअल चेकर का अलग एक स्टाइल होता है चेक करने का। तो हर कोई जो गलतियां मेरी पॉइंट आउट करता था, मैं उन सब पे अगले अपने आंसर्स पे मैं उन सबको पीछे छोड़ के और बेहतर लिखने की कोशिश। तो बेशक अगर आप एक एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं या आपने पढ़ लिया है, लेकिन उनके जो मॉक एग्जाम्स या मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें। आप तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आपको आपकी खामियों का नहीं, बिल्कुल। तो खामी आपको तब भी पता चलेंगे जब आप एग्जाम देंगे, लिखेंगे और चेक कराएंगे। इंस्टेड की वो गलतियां आपका फाइनल एग्जाम में निकले और वो एग्जामिनर पॉइंट आउट करे और आपको फेल कर दें या कम नंबर दे, उससे बेहतर है कि आप अभी वो रगड़ा खा लें। सही। अच्छा मिस, ये आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो देख रहे होते हैं, या ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होते हैं, या डिजिटल रिसोर्स देख रहे होते हैं, इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये ठीक है? अ, मैंने पर्सनली यूट्यूब की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख के करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था, सही। जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो पर। मैंने खुद बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री आपके जो विजुअल्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके पढ़ने के बनस्पत। अगर आप कोई चीज देख लेते हो वो आपकी ज्यादा मेमोरी में बैठता है। तो वो सारे इवेंट्स, अगर कश्मीर इशू है तो उसका शुरू से लेके एंड तक मैंने जो है वो देख लिया, दो तीन डॉक्यूमेंट्रीज देख ली है अच्छी वाली, तो वो आपको, आपने लिख भी लिया एयर वाइज से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो आपके लिए एक टाइमलाइन बनाना आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन ये है जो रिलायबल डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेशन सोर्सेज है या आर्टिकल्स है, आजकल स्कैम्स बहुत ज्यादा हैं। वो लोग जिन्होंने शायद सीएसएस पास नहीं किया हुआ होता, या जिनकी लोकेशन नहीं हुई होती, या जिनकी लोकेशन अच्छे ग्रुप्स में नहीं होती, वो उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका बना लिया है कि वो इंटरनेट पे आते हैं और अपने जो है वो जी। सब्जेक्ट बेच रहे होते हैं, और लोग शायद उनके फॉलोइंग की वजह से या जिस भी वजह से उनको इनकी कोचिंग ले लेते हैं। आप हमेशा ये याद रखें कि उस बंदे से पढ़ें जिस बंदे ने अब खुद जो है वो अच्छा स्कोर लेके और अच्छे ग्रुप में उसने लैंड किया। बेशक इस चीज में लक बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी तैयारी भी मैटर करती है। आप ये भी देखें कि क्या उन्होंने सिर्फ महज एक बिजनेस की खातिर या कमाने की खातिर उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है,
बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनके सीएसएस से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, लेकिन वो पढ़ा रहे होते हैं, बाद में बहुत ही प्राउडली बता रहे होते हैं कि ये भी मेरा स्टूडेंट था जो पास कर गया, ये भी था। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, तो वो वाली बात है कि हर जिसने पास कर लिया हुआ होता है जी। वो उसका क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आ जाता है, लेकिन फिर- आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करें जिन्होंने वाकई अच्छा स्कोर लिया है और अच्छे ग्रुप में सॉल्व किया है, या जिन्होंने पास कर लिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद सीएसएस एग्जाम अटेम्प्ट भी नहीं दिया होता या पास नहीं कर सके होते, वो भी क्लासेस दे रहे होते हैं, तो उनकी क्लासेस लेने से गुरेज करें, क्योंकि वो आपके वक्त का और पैसे दोनों चीज का ज़यान। सही। अच्छा मिस, आजकल सोशल मीडिया जो है वो काफी डिस्ट्रैक्ट करता है यूथ को भी और एस्पायरेंट्स को भी, अगर बात कही जाए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे मैनेज किया जाए इसको, इस हवाले से? डिस्ट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर, मैं इनके स्क्रॉलिंग। अच्छा, आपको डिस्ट्रैक्शन से तो भागना ही है, वो नहीं तो फिर टीवी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जी। आजकल जो चीजें है ना वो बहुत ज्यादा है, आपको खुद अपना ध्यान लगा के करना है। मेरा पढ़ाई का जो टाइम होता था ना उस समय फोन दूर रखती थी, मैं फोन कमरे से बाहर रखती सही। थी। इनफैक्ट एक टाइम आया कि मैंने अब टीवी का रिमोट भी बाहर रखना शुरू कर दिया कि मुझे, मैं अगर बाहर जाऊं तो कोई ना कोई मुझे टोके कि तुम क्यों लेकर जा रही हो फोन सही। या रिमोट। खुद ही मैनेज करना है। somebody asked me this on इंस्टाग्राम एज वेल, किसी ने मुझे मैसेज एड्रेस की थी कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो रील्स पे टाइम जाया करता हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं उस चीज को कैसे कंट्रोल करूँ। ये आपका अपना एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है, उसमें कोई भी मेंटोर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज बिल्कुल। आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उस चीज को दूर रखे। अ, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ, और मुझे जो है ना वो हर थोड़ी देर के बाद इंस्टाग्राम याद आ जाता है या फेसबुक याद आ जाता है, और मैं उस चीज पे जो है ना वीडियो वगैरह देखता हूँ। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपको खुद ही मेहनत करनी होती है, आपको खुद ही जो है ना अच्छा होता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कभी बाहर जाने का दिल करेगा, कभी अगर आपने एक सिंपल मैसेज करने के लिए फोन उठाया है तो आप पता नहीं कितनी देर तो आप सिर्फ फोन पे लग जाते हो, क्योंकि आप वो मैसेज करो ना करो 10 और चीजें आप देख लेते हो। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप दूर रखें। पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कंसंट्रेशन से 12 सब्जेक्ट्स हैं और बहुत मेहनत चाहिए होती है। लेकिन अपना फोकस क्लियर रखें कि मैंने करना है, और मैंने सारी डिस्ट्रैक्शन सारे ऑब्स्टेकल्स जो है ना दूर करके, और मैंने ये चीज इस चीज में मेहनत करनी है, क्योंकि ये कुछ अरसे की मेहनत है जो कि बाद में आपको जो है उसका रिवॉर्ड हो। सही। और एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर आपका फर्स्ट डे कैसे था? एक खुशी होती है इंसान को। अच्छा, फर्स्ट डे क्योंकि हमारा एज एसी यूटी होता है, अंडर ट्रेनिंग। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो लेकिन आप अंडर ट्रेनिंग होते हो, तो एसी यूटी आपको ड्यूटीज को नॉर्मली अब क्योंकि नाउ आई सीन माय ड्यूटीज एज वेल, अब हमारे पास ड्यूटीज आ रहे होते हैं और पास के बीएमएस के ड्यूटीज को आई पर्सनली बिलीव कि बहुत ही कंफर्टेबल रखना चाहिए। जो मेरे पास ड्यूटीज आए, मैंने हालांकि ड्यूटीज के पास गाड़ी नहीं होती, किसी को गाड़ी नहीं देती, सही। कोई अलग तरह की गाड़ी नहीं, ना तो उनके पास गार्ड या दुकान मैन होता है या ड्राइवर होता है, लेकिन मैंने अपने हर यूटी को ड्राइवर का मैं अरेंज करके दिया है, गाड़ी किसी के टूल से अरेंज करके दी है। तो एज एज अ स्टाफ तो डीसी आपके पास भी थोड़ा सा प्रिविलेजेस होता है कि गाड़ी है किसको जाएगी किसको देनी है, स्टाफ आपके डिस्पोजल पे होता है। तो एज ए यूटी मेरा पहला दिन जो था बड़ा कंफर्टेबल। आप यू डू गेट अ लिटिल स्कैर्ड कि पता नहीं आपका बॉस कैसा है, योर डीसी इज योर बॉस। माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज एसीयूटी हैदराबाद। तो ज्वाइनिंग वाइनिंग दी थी, मैं समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी ब्रांच क्या कर रही हो, कहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है। डीसी के पास गए, डीसी ने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत फैसिलिटेट किया, बट ऑब्वियसली इट्स टू बिजी टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। फिर आप एसी के पास चले जाते हो कि सबको कॉल ऑन करना है, सीनियर्स हैं माइंड ना करें। ओवरऑल एक पंप्ड अप होते हो आप देखोगे किस तरह सर्विस है, किस तरह चीजें चलती हैं, कौन सी ब्रांचेज होती हैं, क्या हो रहा होता है, लोग की क्या मसाइल। तो वो पहला दिन तो मेरा घूमने घुमाने में लग गया कि सबको कॉल ऑन करूँ, सलाम करूँ, चीजें देखूं कि ब्रांचेस कौन सी है, डीसी ऑफिस में एसी के क्या 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 काम है।
फिर जब आता है पहला दिन एज ऑफिशियली, जब आपकी पोस्टिंग होती है एज असिस्टेंट। अच्छा, यूटी के पास ना अंडर ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बहुत मार्जिन होता है गलतियां करने का, सीखने का, पूछने का। बट व्हेन यू आर ऑफिशियली पोस्टेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, तो फिर आपको पीपल, इवन द स्टाफ एक्सपेक्ट्स कि यू, आपको चीजें पता है, यू नो थिंग्स। तो यू आर नो मोर एट द पॉइंट वेयर यू कैन मेक मिस्टेक्स और यू कैन आस्क, क्योंकि अब आपको चीजें आनी चाहिए। बाय नाउ 6 महीने की आपने यूटी की है, तो अब आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि किस तरह की। वो जब आप जाते हो तो आप पे यू हैव दिस ह्यूज बर्डन ऑन योर शोल्डर्स कि मुझे आई हैव टू एक्ट एज इफ आई नो। यू कैन नॉट लेट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि इसको चीजें नहीं आती हैं, तो समझ नहीं है। पहले तो आप अपना इंप्रेशन बना रहे होते हो कि मुझे चीजें पता है। बिल्कुल। कुछ चीजें पता होती हैं, कुछ नहीं भी होती है, बट यू बिजी मेकिंग एन इम्प्रेशन। And then people come to you since you are sitting on that post. I was the assistant commissioner at Hyderabad initially. ड्यूटी शिप भी मेरी वही थी, फिर पहली पोस्टिंग भी मेरी वही थी। तो लोग आपको जो है ना वो थोड़ा सा आपकी गुड बुक्स में आने के लिए आपका स्टाफ ही एफर्ट कर रहा होता है ताकि आप अच्छा इंप्रेशन बनाए। पहले दिन यू फील प्रिविलेज, उसके बाद से जो है ना आपको काम का रगड़ा आना शुरू होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, तो वर्क प्रेशर क्या है, सीनियर का प्रेशर क्या है। वो चीजें फिर ग्रेजुअली आप पे जो है ना वो हावी होना शुरू हो जाती सही। अच्छा मिस, जो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे मुझसे, बल्कि मुझसे ज्यादा आपसे पूछा जाता होगा, या नॉर्मली जो सोसाइटी में क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि क्या मेजर पर्क्स हैं या बेनिफिट्स हैं आफ्टर जो सीएसएस एग्जाम पास करने के बाद। है। अच्छा, ओवरऑल लोगों को लगता है कि थिंग्स आर वेरी फ्लावरी हमारे लिए। जी। हम जो है वो शायद उठते बैठते भी फूलों की चादरों पर है और हम चलते भी फूलों वाले रास्ते पर। थिंग्स आर नॉट वेरी इजी। सर्विस आसान नहीं। हम जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो आप मैनेज करते करते, मेंटेन करते करते आप पर्क्स फुल हैं। आपके पास गाड़ी आ गई, चलो सरकारी तेल आ गया सरकारी, चलो आपके पास जो है वो ऑफिस का बजट है, आप अपने ऑफिस को बेहतर कर सकते हो। आपके पास गाड़ी आ गई, घर में आना या आपके जो है सरकारी मसाइल, आप आपके आसपास लोगों के जो आपको जानते हैं या आपके पास गरीब तबका आता है आपको मसाइल लेके, वो सब आप हल कर सकते हो। अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग आपकी जो है बहुत ही मैटर करती है कि आप किस पाथ को चूज कर रहे हो, किस हिसाब से आप डिसीजन दे रहे हो, लोगों को किस तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हो। वो चीज आपको जो है ना इंटरनली एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही होती है कि हाँ मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। पुलिस के साथ आपका लाइजॉन होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके अंदर आते हैं। आपके अनऑफिशियली या इनडायरेक्टली बल्कि कहते हैं कि आपके मातहत हो जाते हैं। बहुत सारे जो है वो पेरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी एसीआर आप साइन कर रहे होते हैं। वो कॉल्स पे काम होना शुरू हो जाता है। आपको एक न्यूसेंस वैल्यू होती है, आपकी आपकी सोशल वैल्यू होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप पे जो वर्क प्रेशर है, आपसे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, आपसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं कि अगर कोई मसला बना है तो रात को भी आपने पहुंचना है, उस चीज को मैनेज करते करते, बैलेंस करते करते आप फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो। एंड फॉर मी व्हेन दैट पॉइंट कम्स, तो मैं ठीक है चली जाती हूँ हफ्ता 8 से 10 दिन कहीं चक्कर वक्कर लगा के आती हूँ ताकि मेंटली आ जाऊँ। उसके बाद समय भी क्यों करती हूँ। इस चीज के बिल्कुल फवायद हैं सर्विस के। आपकी बहुत सारी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, बहुत सारे काम आपके सीधे हो जाते हैं क्योंकि आप बाकी डिपार्टमेंट से बाकी लोगों के काम अपने काम सारी चीजें डोमिसाइल बनवाना है, छोटी मोटी चीजें जिनके जिनके शायद वैसे लोग परेशान कर रहे होते हैं आप करवा सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट आपकी बात सुनते हैं लेकिन साथ साथ जो है वो वर्क प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर और सीनियर का प्रेशर, वो सारी चीजें भी आपके साथ जो है ना वो पार्सल में आपके साथ आती हैं। और वो बर्डन भी सारा जो है ना आप ही के कंधों पे होता है कि किस तरह आप चीजें मैनेज कर रहे हो। अच्छा मिस, नॉर्मली लोग पूछ रहे होते हैं कि सीएसएस पास करने के लिए
कितना टाइम चाहिए, 1 साल, 2 साल, कुछ कह रहे थे 3 साल, हमारा जो बैकग्राउंड है वो वीक है, हमें कितना टाइम लगेगा, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, अ, हर किसी का अलग होता है। अब मेरे जी। साथ, मेरे बैच में कुछ लोग, एक एक कुछ बैच में डिफाइन, तो थर्ड अटेम्प्ट था जब हमारे साथ क्लियर हुआ था, मैंने 8 साल का, तो अटेम्प्ट और 8 साल की टोटल उसकी प्रिपरेशन और एग्जाम का टाइम का सारा, which is huge, right? You're giving 8 years of your बिल्कुल। लाइफ, और वो भी प्राइम जो आपकी जवानी वाला टाइम होता है, जिस टाइम पे आप स्ट्रगलिंग, ट्राइंग टू मेक योर नेम, इज ट्राइंग टू हैव एन ऑनेस्ट अर्निंग, और आप 8 साल जिंदगी के एक एग्जाम क्लियर करने में, बिल्कुल। हर इंडिविजुअल का अलग है। आपको अपना पता होता है कि मेरी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, मुझे जो है वो, अच्छा इंग्लिश बहुत ज्यादा मैटर करती है, काफी ऐसी है कि आपके 12 के 12 एग्जाम जो है वो अंग्रेजी में है। आपका रिटन एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, आपकी स्पेलिंग, वोकैबुलरीज, आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे होते हैं लोग, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको अपना खुद का पता होता है, हर किसी को अपना पता होता है कि मैं कितना पानी। अंग्रेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनमें बिल्कुल ही, नहीं कहना चाहिए लेकिन बिल्कुल ही खराब होती है, और वो जो है, तो वो बाकी सब्जेक्ट से बाद पहले अपनी अंग्रेजी पे काम करें, क्योंकि जब आप कुछ भी लिख लो लेकिन यू आर नॉट very clear, the person reading it is not able to understand what you've written, तो फिर तो फायदा नहीं। कितनी भी आप चीजें कलेक्ट कर लो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, बिल्कुल। अंग्रेजी अपनी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। पहले जब आपने उस चीज को इम्प्रूव कर लिया ना, उसके बाद फिर आता है कि चलो मैं सब्जेक्ट्स पे कितना कितना टाइम। लोगों के लिए डिफरेंट होता है। मेरे लिए जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने 5 5 बल्कि 4 माह तैयारी की थी। सितंबर से मैंने शुरू किया था। अ, मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मैंने तैयारी करना शुरू की थी। अच्छा, आप अगस्त में शादी शादी जो हुई है थी, वो तैयारी सितंबर में मैंने तैयारी स्टार्ट की, करना शुरू की थी। आपने आफ्टर मैरिड लाइफ जो है मेरी तैयारी पहले स्टार्ट की? शादी हुई थी। हाँ, असल में आई गॉट मैरिड टू माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड्स सन। तो मेरे सही। फादर की कंडीशन ही ये थी कि इसने आगे पढ़ना है और इसने सीएसएस देना है। तो सिंस इट वाज हिज चॉइस और हिज विश के मैं दूं, उन्होंने पहले ही ये रखा था कि इसको आप जो है ना वो पढ़ने भी देंगे और आगे सीएसएस भी करने देंगे। एंड देन माय फादर इन लॉ लाइक डिट्टो कॉपी ऑफ माय फादर। सही। तो जब मैं शादी करके आई तो फिर उनके साथ साथ वो भी शुरू हो गया कि पढ़ो, सीएसएस एग्जाम दो, एग्जाम दो, एग्जाम दो। फीमेल्स फिर जब बेचारी यही सोच रही होती हैं कि हम शादी के बाद कैसे मैनेज करें, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है तो मुश्किल हो जाता है सीएसएस पास करना, तो उनके लिए तो आप एक मिसाल हैं। बस उसमें बहुत जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना वो आपके इन लॉ जी, का वो तो है। वो तो है। वो, है। एग्जाम्स के दौरान और ऑल दोस लिसनिंग, आई होप यू गेट माय मदर इन लॉ लाइक दैट। एग्जाम्स के दौरान माय मदर इन लॉ यूज्ड टू कुक थिंग्स एंड सेंड मी इन माय रूम, अलग अलग मेरी पसंद की चीजें, कि अंदर ही खाओ, अंदर ही पढ़ो, बाहर ना निकलो, सही। डिस्ट्रैक्ट ना हो। सही। So that was very sweet of her, and I really value her efforts because normally you expect your mother-in-law to tell you कि आप काम कर लो और ये नहीं किया वो नहीं किया, but on the very opposite end, मैं मेरी सास मुझे कहती थी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुमने पढ़ना है तुम पढ़ो। सही। And if I used to go even to make a cup of tea for myself, तो वो उनको पता कि नहीं, काम वाले कर लेंगे, तुम जाओ। तो वो सारी माएं जो शायद सुन रही हो, और यू माइट बी द फ्यूचर मदर्स और यू माइट ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सच अ मदर इन लॉ जो कि डॉटर इन लॉज को जो है ना उसी तरह ट्रीट करे जैसे शायद आप अपनी बेटी को कर रहे हो। सही। तो आई वाज टेलिंग कि मैंने सितंबर में जो है वो तैयारी शुरू की थी और मैंने फरवरी में एग्जाम दिया था, एंड देन व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट तो तब अक्टूबर था, और अक्टूबर में पता चला कि मैं फेल हो गई हूँ। सितंबर एंड या अक्टूबर था, तो मैंने अक्टूबर में दोबारा पढ़ाई करना शुरू की। अक्टूबर मैंने शुरू किया, जनवरी तक पढ़ाई की, और फरवरी में, ये तो 4 5 महीने पहले, फिर 4 5 महीने बाद में, और दौरान उसके मैंने कोई तैयारी नहीं की क्योंकि आई वॉज वेरी श्योर कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मेरा क्लियर हो जाएगा।
लेकिन आई वुड रिकमेंड कि वो लोग जिन्होंने एक अटेम्प्ट दे दिया है और शायद वो समझते हैं कि पास हो ना हो, पूरा साल मेहनत करते रहें, दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी करते रहें विदाउट गैप, ताकि आपका भी पढ़ने का ना एक फ्लो होता है, वो टूट जाता है तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। अब एमबीए किए हुए मुझे काफी साल हो गए, 2018 में मैंने पास किया था। अब अगर मुझसे कोई पढ़ाई का कहता है तो मुझे थोड़ा देर तो बुखार चढ़ता है कि मुझसे अब कौन पढ़ेगा। तो वो एक आप उस फेज से निकल आते हो, तो जब आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी फौरन ही शुरू कर दो, ताकि इन केस नहीं होता तो आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयार होगे, अगर हो जाता है कंसिस्टेंसी जारी रहे। इंशाल्लाह आप सब लोगों का। हाँ, तो वो इंटरव्यू में आपके काम आ जाएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपको जो पूछते हैं वो आप उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं। अच्छा मिस, लास्ट पे बस कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके हवाले से कि वन वर्ड फॉर सीएसएस लाइफ। बस ये लाइफ इंटरेस्टिंग। फॉर सीएसएस लाइफ, वन वर्ड इज इंटरेस्टिंग। आफ्टर सीएसएस लाइफ, For CS life, yeah, it's an interesting life. You एंड get to वन, have the perks. You get to face a lot of. So yeah, one word is interesting. Yeah, the life after CSS is interesting. एंड वन रिग्रेट इफ एनी, इट्स ऑप्शनल। There's this boss of mine. I did not have very good terms with him. We had a personality clash. And now that I think of it, after like 4 years of that episode, I realized that instead of confronting a senior, I should have just stayed quiet. और कोई ऐसी बुक जो सीएसएस के रिलेटेड ना हो बट इंटरेस्टेड हो, जो आपको पसंद हो, ताकि एस्पायरेंट्स को पढ़नी चाहिए। Book, बुक। I'm not very good with this. मैं सिर्फ जो है academic books तक limited होती हूँ. So a friend of mine, a batchmate of mine, has recently written a book और उसने मुझे भेजी भी है. And I did post on my story that I read it and it's interesting. And he messaged me and told me कि मुझे पता है कि तुमने नहीं पढ़ी, because I am not someone who reads. और टी और कॉफी ड्यूरिंग स्टडी। कॉफी, मैं कॉफी की बहुत बड़ी फैन हूँ. अच्छा। उठते बैठते सोते हर वक्त मुझे कॉफी चाहिए होती है. चले मिस, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया इतना। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मजीद तरक्कियां दे। तो इंशाल्लाह जिंदगी हमें रही तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर दिस ऑनलाइन सेशन. आई चल, होप दैट देयर आर थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर द लिसनर्स. इंशाल्लाह। And I'm there to help you guys if there's anything that I can assist you in terms of your studies. कोई एस्पिरेंट्स को कोई इशू हो, कोई पूछना हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सवाल हो, कुछ भी, तो यू गाइस कैन मिस, मैसेज मी ऑन अक्सर देखता इंस्टाग्राम. रहता हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी स्टोरी पे आस्क का क्वेश्चंस का लगाया होता है। और ये बड़ा आपका बड़कपन है कि आप लोगों से स्टिल इन कम्युनिकेशन है। हालांकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना और सबको बिल्कुल जवाब ऐसे देना, ही है, लेकिन मेरी बिल्कुल ऐसे कोशिश ही है। होती है किसी को एक कोई फायदा नॉर्मल पहुंच इंसान सका भी है जो मेरी. एक 9 to 5 जॉब करता है, तो वो भी आजकल इतना ज्यादा बिजी होता है कि बेचारा, जो उसके भी रिलेटिव शिकायत कर रहे होते हैं। तो आप तो माशाल्लाह इतना बड़ा सिटी लेके बैठे होते हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी का एहसास इंसान लगा सकता है। And then I have 3 kids as well. जिनके माशाल्लाह। शायद, although the room is closed, but their voices might have reached the session, क्योंकि वो they keep on making noise, so I have to look after them as well. But अल्लाह का शुक्र है, और आप लोगों के लिए I'm always there. अगर कोई सरकारी थैंक यू किसी सो दफ्तर मच। में काम हो, मेरे अंडर काम हो, पढ़ाई के रिलेटेड, तो for you, for all the aspirants out there, you can थैंक यू always सो मच। message me and I'll always be more than happy to थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। help.